नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। दुखद समाचारों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मोहाली में गोलियां बरसाई गई, एक सोई नेता की मृत्यु हो गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में एक वृद्ध महिला का गला रेत दिया गया। लेकिन एक सुखद समाचार यह भी है कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को स्वर्ण पदक मिल गया। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोहाली से। मोहाली में सुबह दुखद समाचार मिला। यहाँ पर एक सोई नेता विक्रमजीत उर्फ विक्की मिड्डू खेड़ा की सरेआम दिन दिहाड़े गोलियां मारकर हत्या कर दी। विक्की सेक्टर 71 के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गया था, लेकिन यहां पर पहले से ही घात लगाकर कुछ हत्यारे बैठे थे जो कि एक कार में आए थे, जिनमें से 2 हत्यारे गाड़ी में ही बैठे रहे और 2 हत्यारों ने बाहर निकालकर मोर्चा संभाला। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। विक्की ने यहां से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए कुछ दूरी तक भागने का प्रयास किया, लेकिन हत्यारे उसके पीछे भागे और सेक्टर 71 के कम्युनिटी सेंटर के पास उसे घेर लिया और उन पर गोलियां बरसा दी। इसके बाद राहगीरों ने विक्की को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मोहाली में शनिवार को दिन दिहाड़े अज्ञात कार सवार 4 हमलावरों ने सोई नेता विक्रमजीत उर्फ विक्की मिड्डू खेड़ा की गोलियों से हत्या कर दी। विक्की मिट्टू खेड़ा यूथ अकाली नेता अजय मिड्डू खेड़ा का छोटा भाई था। अजय मिड्डू खेड़ा ने हाल ही में नगर निगम चुनाव भी लड़ा था। दिन दिहाड़े हुई इस गोलाबारी की वारदात के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। मार्केट के दुकानदारों ने कहा कि वह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शनिवार को करीब 10:30 बजे विक्की मिड्डू खेड़ा सेक्टर 71 स्थित समीर प्रॉपर्टी डीलर के पास आया था, जहां पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। i20 कार में आए 4 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि विक्की बचने के लिए 300 मीटर तक दौड़ा भी, लेकिन हमलावर उसके पीछे भागते रहे और कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 71 की दीवार के पास उसका गोलियां मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद विक्की बेसुध हो गया। बाद में उसे वहां से निकल रहे राहगीरों ने संभाला और IVY अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद की सूचना पुलिस को दी गई। हालांकि जिस प्रॉपर्टी ऑफिस में विक्की आया था, वहां के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड होगी। आइए सीसीटीवी की घटना पर एक नजर डालते हैं, देखते हैं सीसीटीवी घटना पर क्या वारदात कैद हुई। पता यह भी चला है कि विक्की अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में आया था और उसके पास भी अपना लाइसेंसी पिस्टल था, लेकिन हमलावरों ने उसे पिस्टल उठाने का मौका नहीं दिया और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस उसकी गाड़ी भी अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने विक्की मिट्टू खेड़ा का शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। रविवार को विक्की का संस्कार गांव मिड्डू खेड़ा में किया जाएगा। हालांकि विक्की की शादी को अभी साल भर ही हुआ था। उधर घटना के बाद मौके वारदात पर पहुंचे मोहाली के SSP सतिंदर सिंह और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं। जैसे ही फॉरेंसिक टीम सैंपल लेने लगी, अचानक बारिश शुरू हो गई। पूरा खून बरसात में बहने लगा, लेकिन इसके बावजूद भी खून इकट्ठा किया गया और लैब में भेजा गया। SSP सतिंदर सिंह ने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सिर्फ इन्ना ही दस सकदा कि 4 आदमी टोटल आए सीगे जी, i20 वाइट कलर दी और विक्की मिड्डू खेड़ा इनू गोलियां मारियां
ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੱਸ ਸਰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਿੰਦਾ ਤਾਂ ਖਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਰੌਂਦ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਰੌਂਦ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬॉडी ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਲ? ਕੱਲਾ ही ਸੀ जी, कल्ला ही ਸੀ। प्रत्यदर्शी सुनील कुमार ने ये वारदात आंखों से देखी। सुनील ने बताया कि 4 युवक थे, जिनमें से 2 बाहर गोलियां चला रहे थे, जबकि 2 i20 कार में अंदर बैठे थे। पेट में गोली लगने के बाद भी विक्की भागा, लेकिन हत्यारे उसके पीछे भागते रहे और आधा किलोमीटर से ज़्यादा भागने के बाद हमलावरों ने उसे घेर लिया और गोलियां बरसा दी। मोहाली में दिन दिहाड़े गोलियां मारकर विक्की मिड्डू खेड़ा की जो हत्या की गई, उसके बाद कई अकाली नेताओं ने इस घटना की आलोचना की है, इस पर अफसोस जाहिर किया है। कई अकाली नेता विक्रमजीत के घर भी पहुंचे और परिवार के सदस्यों के साथ अफसोस जाहिर किया। नेताओं ने यह भी कहा कि यह बहुत ही दुखदायी घटना है, लेकिन इससे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। लोग अपने आप को अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। मोहाली में दिन दहाड़े अज्ञात कार सवार 4 हमलावरों ने जहां सोई नेता विक्रमजीत उर्फ विक्की मिड्डू खेड़ा की गोलियां मारकर हत्या कर दी, वहीं वारदात के बाद कई दिग्गज अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा के मोहाली निवास पर पहुंचे और घटना की आलोचना की। मोहाली सेक्टर 71 स्थित विक्की मिड्डू खेड़ा के निवास पर पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा, अकाली नेता चरणजीत सिंह बराड़ और सोनिया मान ने परिवार के साथ अफसोस व्यक्त किया। इस घटना की आलोचना की। चंदूमाजरा ने कहा कि प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है, आज कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है। इस घटना की जितनी आलोचना की जाए कम है। दिन दिहाड़े ये कत्ल होना विक्की मिड्डू खेड़े का मैं समझदा एक बहुत ही दुखदाई घटना भी है, चुनौती वाली घटना भी है, और बार बार पंजाब दे विच इस तरह के कत्ल हो रहे हैं, बार बार इस किस्म की घटनावां वापर रही हैं। सरकार बिल्कुल चुप धारी बैठी है और कानून की व्यवस्था जिहड़ी बद तो बदतर हो चुकी है, और मैं समझदा कि राजकता का माहौल सूबे के अंदर पैदा होया। बड़ा कारण सरकार लापरवाह भी आ, सरकार अनगहली कर रही है और सरकार संजीदगी नाल इन्हां घटनावां वल ध्यान नहीं दे रही, और इन्हां घटनावां वल ध्यान ना देने करके नित दिन इसकी टारगेटिंग किलिंग हो रही ने, और जी खास तौर पर साहिबजादा अजीत सिंह नगर वर्गे शहर दे विच इस तरह की घटना का वापरना होर भी बहुत दुखदाई ते चुनौती वाली गल आ। और SSP साहब नाल गल हुई आ, उन्होंने वादा किया कि शाम तक असीं किसी नतीजे ते पहुंचांगे, और क्यों होए, किहने कीता, किवें होया, ये सारी सच असीं सामने जल्दी चाहुंदे आ। क्योंकि व्यवहार पक्षों सहचार पक्षों मतलब कोई शिकायत विक्की मिड्डू खेड़े की साडे नोटिस विच नहीं कदे आई, और बच्चों विचों नौजवानों विचों इहदा व्यवहार भी बहुत वधिया सी, सहचार बहुत अच्छा सी, कदे बहुता किसी नाल कड़तन बोलदा ही नहीं सी। सो इस तरह के नौजवान नाल इस तरह का भाड़ा वापरना मैं समझदा किते ना किते कानून व्यवस्था ते सवाल खड़े करदा। अजे तक जिस तरह सानू उच्च अधिकारियों ने जिन्नी गल उन्हां नाल मेरी हुई आ, अजे किसी किस्म के गल ते कहना भी गैंगस्टर दा है जां इहदे पिछे कौन है वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने शाम तक का समा मंगया, तो शाम तक किसी गल ते तय करनगे कि कौन है इहदे पिछे क्यों होया।
वहीं सीनियर अकाली नेता चरणजीत सिंह बराड़ ने कहा कि इस वारदात से अकाली नेता ने एक युवा नेता गवा दिया है। विक्की हमेशा ही अकाली दल के समागमों को सफलतापूर्वक कराने के लिए आगे रहते थे। बड़े दुख की गल है, साडा हीरे वर्गा नौजवान और जिहड़ी सियासत दे विच बड़ा उभरदा सितारा सी, जी ने 2 बारी यूनीवर्सिटी सानू जित के दिती और पॉलिटिक्स दे विच किते भी कोई इलैक्शन हुंदा सी जां किते भी कोई पार्टी दा प्रोग्राम हुंदा सी तां बड़ा अगांह वध के हिस्सा लैंदा सी। अज मैं समझदा कि साडे कोल कोई शब्द नहीं है जिहड़ा अफसोस ਜ਼ਾਹਰ कर सकीए। मैं सरकार नूं एक मेहना मारना चाहूँगा, एक ताना देना चाहूँगा कि किरपा करके तुसी सरकार 'च बैठे मुख मंत्री तो ला के सारे मंत्री, DGP तो ला के थल्ले तक घट्टो घट्ट अपनियां जिम्मेवारियां दा अहसास समझो। ये जिहड़ी अज साडे घर नूं पई है, कल नूं तुहाडे घरां 'च भी पै सकदी है। इस करके लॉ एंड आर्डर की स्थिति जे ट्राई सिटी दे विच ये हाल है तो पंजाब दे विच की हाल है, जिहदियां खबरां भी तुहाडे कैमरे जिहड़े कलमबद्ध नहीं कर पाउंदे, इहो जिहियां घटनावां पंजाब दे विच वापर रहीआं। इस करके परिवार नूं, पार्टी नूं, साडी नूं बहुत वड्डा घाटा है। पुलिस वल्लों की किया जा रहा है? हाले तक सिर्फ ये किया जा रहा है SSP साहब वल्लों कि शाम तक असीं मामला जिहड़ा है सॉर्ट आउट कर लांगे। तो उम्मीद करते हैं जे कोई हले भी पहला तो नहीं, जे कोई पहरा दिता गया किसी गल ते कानूनन तौर पर, जे हुण भी कर लेंगे तो बेहतर है, वरना शाम तो बाद साफ हो जाएगा की। वहीं गायिका सोनिया मान ने कहा कि पंजाब में सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। CCTV कैमरे लगाने के बावजूद भी लोग सुरक्षित नहीं है। यह सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। आज प्रदेश के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ। ਇੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰੇਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰਾਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕੇਸ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਮਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਬੇਖੌਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ UP ਵਰਗੇ ਦੇ UP ਸਟੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਘੁੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬੇਬਾਕ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੀ ਸੱਚ ਅ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ, ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗ੍ਰਜਸ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ जी सरकार भी नहीं चाहिए जिहदे विच इह जी तुहानूं सेफ्टी ही नहीं मिल रही। और चंडीगढ़ से भी एक दुखद समाचार यह मिला कि सेक्टर 8 की एक कोठी में वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई। 98 वर्ष की यह महिला यहाँ पर अकेली रहती थी, साथ में नौकर था, बहू थी। अब शक की सुई इन पर भी जा रही है, लेकिन पुलिस पूरे सबूत जुटाने के लिए जुटी है और आरोपियों की तलाश कर रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 8 की कोठी नंबर 728 में रहने वाली 98 साल की जोगिंदर कौर की बीते शुक्रवार देर रात गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस मामले में मौके पर जांच करने के लिए खुद SSP कुलदीप चहल पहुंचे। SP सिटी DSP समेत कई थाना प्रभारी भी पहुंचे। जब देर रात को डॉग स्क्वाड की टीम वहां पहुंची तो डॉग स्क्वाड घर के अंदर ही घूमते रहे। डॉग स्क्वाड घर के अंदर से गेट तक आकर वापस लौट जा रहे थे। इसके कारण पुलिस को शक की सुई नौकर और बहू पर घूम रही है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि किसने हत्या की है, जबकि पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस देर रात तक बहू और कोठी के अंदर रहने वाली नौकरानी समेत नौकर से पूछताछ करती रही।
पूछताछ में नौकरानी भावना ने बताया कि वह रोजाना की तरह पार्क में सैर करने के लिए गई थी। जब वापस आई तो उन्होंने देखा कि लॉबी से घसीटते हुए महिला को कमरे के अंदर तक ले जाया गया था। खून से लथपथ हालत में बॉडी पड़ी थी। वहीं पुलिस ने मामले में यूके में रह रहे बेटे और ऑस्ट्रेलिया में रह रही बेटी को सूचना दे दी है। बुजुर्ग कोठी में अकेली रहती थी। पति मेहर सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है। बेटा बेटी विदेश में रहते हैं। वहीं पति की पहली पत्नी से भी एक बेटा है जिसकी मौत हो चुकी है। मृतक बेटे की पत्नी कोठी के अंदर ही आधे हिस्से में अकेली रहती है। वारदात के वक्त वह कहाँ थी, यह मौके पर नहीं थी। इसके बारे में पुलिस पता कर रही है। कोठी के अंदर सर्वेंट क्वार्टर में नौकर नौकरानी भी रहते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाला नौकर भरत वारदात के समय मौके पर नहीं था। उसकी पत्नी भावना पार्क में सैर करने गई थी। वह रोजाना 6:30 से 7:30 तक पार्क में सैर करने जाती है। इसी दौरान जोगिंदर कौर रोजाना की ही तरह घर के लॉबी में पाठ करती है। शुक्रवार को देर रात नौकर ने जोगिंदर कौर को बेडरूम के दरवाजे पर गिरा हुआ पाया। ऐसा लगता था जैसे उन्हें लॉबी से घसीटकर बेडरूम तक ले जाया गया है। रसोई में इस्तेमाल होने वाला चाकू का टूटा हुआ हिस्सा भी वहीं गिरा हुआ था। दूसरा हिस्सा भी वहीं पड़ा था। जोगिंदर कौर का वॉकर लॉबी में जमीन पर गिरा हुआ था। उससे कुछ दूरी पर जमीन पर चश्मा भी पड़ा था। बेड पर गुटका साहिब भी रखा था। कमरे का सामान बिखरा हुआ था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कत्ल की वजह लूट भी हो सकती है। यह देखने की कोशिश की जा रही है कि लूट की वजह से तो हत्या नहीं की गई। सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली जाएगी। 88 इयर्स की लेडी है जोगिंदर कौर। इनका कल रात में थ्रोट पे स्लिट है, चाकू के साथ मर्डर किया गया है। चाकू यहीं से बरामद हो गया है। तभी किसने किया है कैसे, तो उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। सब इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस है। कुछ क्लूज मिले हैं? अभी कर रहे हैं हम, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह स्कैन कर रहे हैं सब टावर डम। नहीं, अभी राउंड अप किसी को नहीं किया गया। अभी 8 बजे के अराउंड कॉल आई थी रात। पहले का मामला। पोस्टमार्टम की क्या स्थिति? वो भी वहाँ पे हो रहा है। वो तो क्लियर है, स्लेट है तो उस वजह से डेथ हुई है। तो अकेले रहते थे, कोई परिजन उनके? नहीं, वो यहीं पे अकेले रहते थे। उनके साथ सर्वेंट रहते थे और पीछे उनकी डॉटर भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता संतुष्ट नहीं है। जो रिपोर्ट उन्हें मिली है उस पर उन्होंने असंतुष्टि जाहिर की है। इसके साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने मानसून सत्र विधानसभा का लगाने पर भी अपने विचार प्रकट किए, अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास यही है कि जो भी मानसून सत्र में मुद्दे आए उन पर कमेटियां बनाई जाए और जो कमेटियों के सदस्य अच्छे से काम नहीं करते या अपनी हाजिरी पूरी नहीं लगाते उनकी जगह नए सदस्यों को कमेटियों में जगह दी जाए। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के चूक के मामले में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो सुझाव देगी कि किस तरह से घटना को पुनरावृत्त नहीं हो सके, यानी कि इस तरह की घटना दोबारा से घटित ना हो सके। सुरक्षा में चूक के लिए जांच कमेटी की मांग भी की गई है। इसके बाद जो रिपोर्ट उन्हें मिली है उससे उन्होंने असंतुष्टि जाहिर की है। सीसीटीवी के बिंदु दिए गए थे, उनके आधार पर जांच के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मामले की तीसरी रिपोर्ट आई है, उसमें भी जिम्मेवारी तय नहीं की गई और अधिकारियों कर्मचारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। डीजीपी की तीनों रिपोर्ट से वह असंतुष्ट हैं। यह मामला विधानसभा के प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है। गुप्ता ने कहा कि विधायक के विशेषाधिकार हैं, इसलिए डीजीपी की जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने के कारण मामले को विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी को दे दिया गया है। स्पीकर ने कहा कि अगले बजट सत्र तक इस मामले में प्रिविलेज कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कमेटियां गठित हुई हैं, लेकिन कमेटियों को लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा है। अगर विधायक 3 बार मीटिंग में नहीं आते तो उनको कमेटियों से ड्रॉप किया जाएगा, उनकी जगह नए सदस्यों को मौका दिया जाएगा। विधानसभा की कमेटियों को मजबूत किया जाएगा और प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की कमेटियां निगरानी कर सकती हैं। पिछले बजट सत्र के दौरान हुआ था जब पंजाब के कुछ विधायकों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस ब्रीफिंग थी, ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें विघ्न डालने का और हमला करने का प्रयास किया था। उसका संज्ञान लेते हुए हमने एक कमेटी का गठन किया था। 3 मेंबर की कमेटी बनी थी और कुछ उसने अनुशंसा की थी। कुछ तो ये इस बात को लेकर के थी कि आगे के लिए क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए।
ताकि इससे दोबारा ऐसा इस प्रकार का इंसिडेंट ना हो। और फिर इस इंसिडेंट को लेकर के, इस वाकया को लेकर के जो 3 मेंबर की 3 हमारे जो, चाहे वो चंडीगढ़ के आईजी थे, पंजाब के थे और हरियाणा के 3 बड़े उच्च अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया था कि इसमें कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं और किन किन लोगों ने अपनी ड्यूटी के ऊपर पूरे खरे नहीं उतरे। तो उस कमेटी की जो पहली रिपोर्ट आई थी, उस पहली रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा था कि हमने जो एसपी सिक्योरिटी थे, इंचार्ज थे, जो उस समय सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, और 8 अन्य लोगों से एक्सप्लेनेशन मांगी है और उनको कारण बताओ नोटिस दिया है। और उसके पश्चात वो क्या कारण बताओ नोटिस दिया, क्या नहीं दिया, लेकिन मैंने उसके ऊपर अपनी असंतुष्टि जाहिर की थी। मैंने कहा था कि ये जो रिपोर्ट है सभी तथ्यों को ध्यान में रख के और जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है उनको देख करके रिपोर्ट आनी चाहिए थी। और जो रिपोर्ट आई है इनमें 7 ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तो मैंने वो 7 बिंदु लिख करके आदरणीय डीजीपी साहब को भेजे थे और कहा था कि इन बिंदुओं के ऊपर अपनी रिपोर्ट दें। लेकिन जो तीसरी रिपोर्ट आई, मुझे बड़ा अफसोस है कि उन 7 बिंदुओं में से किसी भी एक के ऊपर जो उत्तर था वो ठीक ढंग से नहीं दिया गया था। तथ्यों पर आधारित जो उत्तर है वो नहीं दिया गया था। और जो पहली रिपोर्ट के अंदर एसपी सिक्योरिटी की उन्होंने जो कहा था कि हमने उससे एक्सप्लेनेशन मांगी है या 8 अन्य जो अधिकारी हैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी है। जो दूसरी रिपोर्ट आई उसमें ने कहा कि जो एसपी सिक्योरिटी थे वो बिल्कुल निर्दोष हैं और 5 अन्य जो कर्मचारी अधिकारी थे उनको भी उन्होंने कहा कि उनका भी इसमें कोई कसूर नहीं है। और ये कहा कि 3 सदस्यों को हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो उनकी खोल दी है। तो मुझे ये लगा कि ये जो रिपोर्ट आई है बिल्कुल वेग है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। जो उस समय का इंसिडेंट हुआ था, जो लैप्सेस हुए हैं, जिन लोगों की जिम्मेवारी लगाई गई थी और उन लोगों ने जिन्होंने जिम्मेवारी का पालन नहीं किया उनको बिल्कुल बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको इस प्रकार से पेश किया जा रहा है कि बिल्कुल निर्दोष है। तो मैं समझता हूं कि उसके पश्चात मैंने वो मामला जो हमारी प्रिविलेज कमेटी, क्योंकि ये किसी भी विधायक के प्रिविलेज का मामला है, ये मुख्यमंत्री के प्रिविलेज का मामला है। विधानसभा परिसर के अंदर किसी भी विधायक की सिक्योरिटी या मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी ये स्पीकर की अहम जिम्मेवारी है और उस प्रिविलेज का कहीं पर ब्रीच होता है, चाहे वो विधायक का चाहे मुख्यमंत्री का है, तो मैं समझता हूं कि उस प्रिविलेज को बरकरार रखने के लिए हमने ये जो रिपोर्ट है, जो उनकी तरफ से रिपोर्ट आई है, उसको प्रिविलेज कमेटी को भेजा है ताकि वो तथ्यों की जांच कर सके। जो वहां की सीसीटीवी फुटेज है या जो अन्य जानकारियां उपलब्ध हैं या जो जो लोग जहां जहां पर डिप्लॉय किए गए थे, जिस फोर्स को यूज किया गया था, उसने अपना कर्तव्य पूरा किया कि नहीं किया, ये सारी जानकारियां प्रिविलेज कमेटी के जो सभी माननीय सदस्य हैं वो उसकी जानकारी लेंगे, उसकी जांच करेंगे और उसके पश्चात जो प्रिविलेज कमेटी का निर्णय आएगा, मैं समझता हूं कि वो फाइनल होगा। उसके मुताबिक हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस पार्टी से जितने भी पुराने नेता निकल गए थे या पार्टी छोड़कर चले गए थे, उनको वापस पार्टी में लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह बात कही है कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला ने। उन्होंने कहा कि इसी का नतीजा यह है कि अब डॉक्टर ओपी वर्मा एक बार फिर से पार्टी में शामिल हो गए हैं।
इस अवसर पर उनका स्वागत पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा। शहर में नगर निगम चुनाव से पहले पार्टियों में अदला बदली का दौर भी शुरू हो चुका है। शनिवार को डॉक्टर ओपी वर्मा ने बीजेपी छोड़कर दोबारा से 5 साल बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ओपी वर्मा ने बताया कि पवन कुमार बंसल ने उन्हें जो कमियां बताई थी उन्हें वह दूर की हैं। अब पार्टी ने उन्हें माफ करके अपनाया है। जो कि कांग्रेस पार्टी आदेश करेगी वह उसका पालन करेंगे और जिंदगी भर कांग्रेस के साथ रहेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट मोहतगुल साहब, केसरी जी जनरल सेक्रेटरी, आपके ब्लॉक प्रधान और हमारे ब्लॉक 20 के प्रेसिडेंट विनोद सोनू जी और मेरे साथ आए हुए 20 सेक्टर से और मेरे पॉलिटिकल फ्रेंड साथियों और मेरे आज इस फंक्शन में सारे आए हुए प्रेस के भाइयों, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज मेरे को सुभाष चावला जी ने कांग्रेस पार्टी में दोबारा अपने घर आने की जो इजाज़त दी। मैं इनको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं तन मन धन से पार्टी की सेवा करूंगा और जैसे कि इन्होंने बड़े सच्चे ढंग से बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है कि मैंने कोई पार्टी का इलेक्शन टिकट पे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, सिर्फ मैं अपनी पार्टी की सेवा करनी है। क्योंकि मैंने बहुत 2-3 इलेक्शन लड़े, वो परमात्मा को नहीं मंजूर था, नहीं काउंसलर बन सके, मगर अब मैंने पिछले 10 साल से ये निर्णय कर लिया था कि मैंने कोई आगे के लिए इलेक्शन नहीं लड़ना है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में भी रहा, वहाँ मेरे को अभी 2-3 महीने से कह रहे थे कि आप तैयारी करो कि आप इलेक्शन लड़ना है 20 सेक्टर से। तो मैंने कहा कि मेरे को बलि का बकरा मत बनाओ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, ना मैं ये आपसे कोई वायदा किया था कि आप हमें टिकट दोगे या मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और आज मैं सुभाष चावला जी से भी यही बेनती करता हूँ कि मैं आपसे कभी भी टिकट नहीं मांगूंगा। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि ओपी वर्मा उनके कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिनका एक बार फिर से पार्टी में स्वागत है। साथ ही भाजपा पर बंसल ने निशाना साधते हुए बोला कि भाजपा ने चंडीगढ़ की जनता से जो वायदे किए थे वह अब तक पूरे नहीं हुए हैं, चाहे वह पानी को लेकर हो, गार्बेज को लेकर हो या महंगाई के मुद्दे को लेकर हो। चंडीगढ़ की जनता को सिर्फ एक गड्ढे की तरफ धकेला जा रहा है। शहर की जनता आने वाले निगम चुनावों में भाजपा को माफ नहीं करेगी। मैं डॉक्टर वर्मा का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सही में उन्हें अपने घर वापस आए हैं। खून उनका मैं जानता हूं कांग्रेसी है और कोई भी बात हो जाती है, कई बार मतभेद हो जाते हैं, लेकिन वापस आए हैं। पूरी कांग्रेस उनका स्वागत करती है और वो जानते हैं, कांग्रेस में ज़्यादा रहने के कारण कांग्रेस को जानते हैं, सभी को जानते हैं। उनको भी महसूस होगा कि उनका सही मायने में यही घर है और उनका रोल पार्टी में रहेगा ही रहेगा। ज़रूरी कोई रोल अकेले प्रेसिडेंट का नहीं होता, सभी को रोल अदा करना होता है। पार्टी मजबूत तब होती हैं और उनका वो रहेगा, मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों में सिर्फ विफल ही नहीं हुई, उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है, लोगों की आशाओं पे पानी फेरा है। उन्होंने किसी भी बात पे वो पूरा नहीं उतरे, कोई काम शहर का कर नहीं पाए, उन पे इल्ज़ाम 20 तरह के लगे हैं। उन पे उन्होंने आगे जानने की कोई तफ्तीश कराने की कोशिश नहीं की। लोगों पे रेट हर एक चीज़ का इतना ज़बरदस्त बढ़ा दिया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब इलेक्शंस के कारण और एक वो भी एक डिसऑनेस्टली मैं बात कहूँगा वो उन्होंने की है कि पानी के रेट रोके तो इस वर्ष के लिए रोके। क्या लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं कि इलेक्शन के बाद हम फिर बढ़ा देंगे? कांग्रेस उस बात को भी रखेगी। कांग्रेस सुशासन के नाम पे लड़ेगी, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ देगी। चंडीगढ़ जो प्रगति के रास्ते पे चलता रहा था, हमेशा प्रगति के रास्ते पे चंडीगढ़ चलेगा कांग्रेस जब यहाँ अपना ये कार्यभार संभालेगी कॉरपोरेशन का। सर, गार्बेज के जो बिल आ रहे हैं वो अभी भी लोगों के घरों में 1000, 2-2 आ रहे हैं। और हालात दूसरी तरफ आप जाके देखिए, ऐसी हालात बुरी कभी नहीं हुई थी। उस जगह को जिस पे 2-2 फुट मिट्टी डाल के घास उगा दिया था, बच्चे जाके ऊपर खेलते थे, लोग सैर करते थे,
उसकी हालात आज क्या है आप सब जानते हैं। वहीं चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावरा ने बताया कि उनकी कोशिश है कि जितने भी पुराने साथी कांग्रेस छोड़कर चले गए थे उन्हें वापस लाया जाए। आने वाले समय में बहुत सी पार्टियों के लोग कांग्रेस में शामिल होंगे। मुझे बहुत से चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे जो मेरे साथ काम करते थे उस वक़्त, और मैंने उसी दिन से ये अपना निश्चय कर लिया था कि जितने भी मेरे पुराने साथी हैं किसी भी कारण से पार्टी से दूर हो गए हैं उनको वापस लेके आना है। तो सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी वो डॉक्टर वर्मा जी से पड़ी कि हमारे इतने पुराने साथी हों। 1981 में हम इकट्ठे काम शुरू किया, बंसल जी के बहुत नज़दीकियों में थे, और जब बड़ा परिवार होता है तो कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं, किसी को समय से पद नहीं मिल पाता या इतनी पार्टी में इतनी रेस ज़्यादा होती है उस वक़्त, कोई भी कारण हो डॉक्टर साहब हमसे दूर हो गए। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारा एक साथी जिसने अपना कैरियर कांग्रेस से शुरू किया हो वो जाके दूसरी पार्टियों में जाके काम करे। तो मैंने खुद पहल की, डॉक्टर साहब को मिला, जाके डॉक्टर साहब को मैसेज भेजा कि आप आइए, जो भी बातें पीछे हो गई छोड़िए। और मुझे खुशी है कि इन्होंने मेरी बात को माना और फैसला किया कि मैंने अपने घर वापस करना है। एक आपकी महिला प्रधान भी है पूनम शर्मा, क्या वो भी पार्टी में वापस आई? देखिए, मैंने पहले कहा कि मेरी कोशिश है कि हर वो आदमी वापस आए। अब कारण अलग अलग हो सकते हैं, पूनम जी के क्या कारण थे देखना पड़ेगा कि उनको कब लाना है, नहीं लाना कैसे है, उन कारणों में भी हमें जाना पड़ता है। अगर मेरी कोशिश होगी कि उनको भी बातचीत की जाए, लेकिन ये है कि पहले मैंने ये देखना पड़ेगा कि वो किन कारणों से छोड़ के गए। कांग्रेस के प्रवक्ता एच.एस. लक्की ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, अब पुराने सारे साथी मुड़कर वापस आ रहे हैं। भाजपा ने जो पूरे देश में हाल किए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम हो या महंगाई की बात हो, उस पर भाजपा फेल रही है। अब आम जनता भाजपा को आने वाले चुनावों में जवाब देगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। देश के अंदर और शहर के अंदर एक हवा बन रही है कांग्रेस के पक्ष में, जिस वजह से जो पुराने साथी थे जो कभी रूठ के गए या किसी वजह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए, आज उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश में और इस शहर में सही विकल्प साबित हो सकती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर जो हाल किया है, चाहे वो कोविड का समय रहा हो, चाहे वो महंगाई का इशू हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, सभी मुद्दों पर और सभी फ्रंट्स पर भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। इस वजह से लोगों की आवाज़ को समझते हुए बहुत से साथियों को लग रहा है, जब कहते हैं ना आवाज़ें जो होती है, आम आदमी की आवाज़ होती है, वो आवाज़ें खुदा होती है। जब वो लोग आम आदमी गलियों में, गाँव में, सेक्टरों में, कॉलोनीज़ में बोलते हैं और उन लीडरों को लगता है कि यार भारतीय जनता पार्टी का समय ख़त्म हो रहा है, समय है कांग्रेस को ज्वाइन करने का और कांग्रेस के साथ आने का, तो वो इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और फैसला लेते हैं कि हमें वापस उसी पार्टी में जाना चाहिए। चुनाव के अंदर गुलपनाग जी जब चुनाव लड़ी थी तो बड़ी काफ़ी अच्छी वोटें लगी, उसके बाद वो यहाँ पर चंडीगढ़ में नज़र नहीं आई, तो लोगों के अंदर जो एक विश्वास आम आदमी पार्टी के उस समय पैदा हुआ था वो टूट सा गया और उनको लगा कि ये सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। और अब भी आप इस बार देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के समय अपनी गतिविधि बढ़ाई है, कोविड के समय में या अन्य समस्याओं को लेकर उनकी कोई बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि आम आदमी पार्टी आज की डेट में कोई चंडीगढ़ के अंदर कोई ऐसी बड़ी फोर्स है या हमें खतरा पैदा कर सकती है। बाकी समय आएगा, चुनाव आएगा तो सबका पता चल जाएगा। यही एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस का समय भी देख लिया, बीजेपी का समय भी देख लिया और उनको कांग्रेस का समय याद आता है कि कांग्रेस के समय में किस तरह शहर के अंदर डेवलपमेंट हुई थी, किस तरह से सुंदर पार्क बने थे, किस तरह सड़कों की स्थिति अच्छी थी, पार्क मेंटेन होते थे, पब्लिक टॉयलेट्स मेंटेन होते थे, लोगों के काम होते थे, शहर के अंदर एक मैक्सिमम समुचित डेवलपमेंट हो रही थी। आज उस समय को वो याद कर रहे हैं। आज तभी चंडीगढ़ के जन जन चाहता है कि कांग्रेस की वापसी दोबारा से चंडीगढ़ के अंदर हो, कॉरपोरेशन एक ऐसी आए जो पानी के दाम कम कर सके, जो लोगों की समस्याओं को सुन सके, जो शहर के अंदर एक मैं समझता हूँ विकास करा सके, सड़कों की जो बुरी स्थिति हुई है उस स्थिति को ठीक कर सके, गाँव के अंदर जो बदतर स्थिति बनी हुई है उन स्थितियों को ठीक कर सके, कॉलोनीज़ का जो बुरा हाल है उनको ठीक कर सके, पब्लिक टॉयलेट्स की जो सुधार कर सके। ऐसे बहुत से सिविक कम्युनिटीज़ के मुद्दे हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। और कांग्रेस पार्टी में आपको आश्वासन देता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी नगर निगम में सत्ता में आती है तो इन सब बातों का, इन सब मुद्दों का ध्यान रखकर हम एक अच्छी कॉरपोरेशन लोगों को देंगे जिसमें लोगों को भी ये लगेगा कि शहर की भलाई के लिए नगर निगम है, ना कि लोगों को तंग करने के।
भाजपा एक बार फिर से नगर निगम चुनावों में बहुमत हासिल ही नहीं करेगी बल्कि 35 सीटें जीतेगी। यह बात कही है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने। उन्होंने कांग्रेस पर भी इस अवसर पर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस को पहले अपने परिवार को संभालना चाहिए, उसके बाद दूसरों की बात करनी चाहिए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है और कहा है कि कांग्रेस पहले अपना घर संभाले, वह मुंगारी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दे। भाजपा इस बार भी अपना बहुमत लेकर निगम पर काबिज होगी, लेकिन इस बार वह पूरी की पूरी 35 सीट लेकर आएगी। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि कांग्रेस पहले अपना घर संभाले। उन्होंने पूर्व प्रधान प्रदीप छाबड़ा के साथ जो असूल किया है वह सबके सामने है। कांग्रेस में हमेशा यह चलता आ रहा है, यह कांग्रेस का पुराना रवैया है। मेरा ऐसा कहना है कांग्रेस वालों से, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें, पहले वो अपना घर संभाल लें। चंडीगढ़ को संभालने की शायद उनको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बीजेपी ने 6 साल से शहर में सुशासन दिया और लोगों के बीच में हम अपने कामों को लेकर, विकास को लेकर जाएंगे। और लोग आज भी जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जो काम है उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन करके हम एक बुकलेट बना के सितंबर में डोर टू डोर जा रहे हैं। और कांग्रेस आज जिस प्रकार से बिखरा हुआ एक घर है, जिसमें अपने बिखराव है, पूरा एक दूसरे के प्रति अविश्वास है, एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं, उस प्रकार से मैं समझता हूं कि उस दूसरी तरफ बीजेपी आज इतनी संगठित है कि बूथ लेवल पर हमारी सारी बूथ समितियां, हमारे सारे शक्ति केंद्र पोलिंग स्टेशनों के, हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं, एक वोटर पेज का 3 कमेटी, एक वोटर पेज में जो 60 वोट है उस पर हमने 3-3 लोगों की कमेटियां तक बनाने तक का अपना संगठन का काम पूरा कर लिया, लगभग 95%। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि ये जो बातें सिर्फ कहने के लिए कर रहे हैं, आने वाले समय में दिसंबर में फिर से जिस प्रकार 2016 में हमने भारी बहुमत के साथ विजय हासिल की थी, हम उससे भी बड़े बहुमत के साथ 35 की 35 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहे हैं। जब ओपी वर्मा के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस में ही थी, अब वह वापस कांग्रेस में चले गए, तो इससे कोई फर्क भाजपा को नहीं पड़ता, बल्कि कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में आने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसा जी कि ये मैं वही फिर कह रहा हूँ, वो सपने लेना छोड़ दें। आज पानी के बिल जो हैं वो हमने कम करा दिए हैं, आगे सीवर सेस जो है उसको भी हम कम कराने जा रहे हैं। कोरोना टाइम पीरियड से पहले जो पानी के रेट थे उससे भी कम रेट जो है अगले बिल में लग के आएंगे, क्योंकि हम सीवर सेस जो है उसमें एक भारी जो है वो कमी करने जा रहे हैं। इसके अलावा गार्बेज का जो चीज़ें, क्योंकि वो टीथिंग प्रॉब्लम्स थी, शुरू में गलत बिल आए हैं, वो सारे दुरुस्त करके हमारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं वो सारे कम्युनिटी सेंटरों में बैठे हैं, सबकी करेक्शन और अगले महीने से सारी चीज़ों को करेक्ट कर दिया जाएगा। रही महंगाई की बात, आज तेल और डीजल की बात ये करते हैं, मनमोहन सिंह सरकार ने 10 सालों में जो ऑयल बॉन्ड इशू किए थे, उन ऑयल बॉन्डों की आज जो है मैच्योरिटी के कारण से उनको रीपे किया जा रहा है। जो उस वक्त इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक आर्टिफिशियल मेथड बनाया गया था, आज सरकार को पे करना पड़ रहा है और जनता ये सब जानती है। दूसरी तरफ भाजपा के महासचिव रामवीर भट्टी ने कहा कि इस बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है और कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने जो कुछ अपने पूर्व अध्यक्ष के साथ किया है वह बहुत गलत है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, यह कांग्रेस का इतिहास रहा है। पहले तो बात मुझे इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो है वो घरेलू मामला है, पर ये जो है ना ये कांग्रेस की रवायती है। अगर रवायत है तो दिल्ली के अंदर देख लो, अब दिल्ली के अंदर सीताराम केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, किस तरीके से बाहर निकाला था, उनको उठा के बाहर फेंक दिया था जो इनका अकबर रोड पर इनका ऑफिस है। छाबड़ा जी के साथ क्या काम किया वो उसके बारे में मैं क्या कहूँ। और वैसे तो इनका घर का मामला सब बराबर ही है, ये सब बराबर ही है। जो 4 महीने पहले 5 महीने पहले तक भाजपा को गाला काटता फिर रहा था, आज वो खुद ही अपने लोगों को गाला काटता फिर रहा। ये कांग्रेस का किरदार है, कांग्रेस का ये जो एक परिवार है, चाहे यहाँ पर पवन बंसल जी का परिवार हो, चाहे चंडीगढ़ के अंदर पवन बंसल जी का परिवार हो, चाहे दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी और गांधी परिवार हो, जो जब तक उनकी चाटुकारिता करता रहेगा तब तक तो वो ठीक है, पार्टी का इनकी वफादार है, सब कुछ ठीक है। और जिस दिन वह अपने जो जमीर, जिस टाइम उसकी जमीर जाग जाएगी, जमीर की बात करेगा, उस टाइम वो कांग्रेस के अंदर उसके लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। नेशनल लेवल की खिलाड़ी रितु, जो आजकल 22 सेक्टर की पार्किंग की पर्चियां काट रही है, लेकिन अब इसकी मदद के लिए न सिर्फ चंडीगढ़ नगर निगम बल्कि पंजाब महिला आयोग भी आ गया है, जहां चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा ने कहा है कि रितु के लिए
हर संभव प्रयास करेंगे उसकी मदद करने का। वहीं पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने भी कहा है कि वे शीघ्र ही रितु से मिलेंगी और जो संभव सहायता हो सकेगी रितु की जाएगी। शुक्रवार को एक खबर हमने आपको दिखाई थी और इस खबर के माध्यम से हमने आपको दिखाया था कि नेशनल लेवल की बॉक्सिंग चैंपियन रितु किन हालातों में है। वह चंडीगढ़ की पार्किंग स्लॉट में पर्ची काटने का काम कर रही है। रितु के घर के हालात, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पिताजी बीमार हैं, 10,000 तक की दवाइयाँ आ जाती हैं। रितु को अपनी पढ़ाई छोड़कर, खेल छोड़कर यह काम करना पड़ता है। अब इस खबर के बाद कई लोग उसकी मदद को सामने आए हैं, मदद का आश्वासन भी दिया है। इसको लेकर रविकांत शर्मा मेयर से बात की गई तो उनका कहना था कि मीडिया माध्यम से उन्हें इसके बारे में पता चला है, उनके नोटिस में यह मामला आया है। वह जरूर इस लड़की से मिलेंगे और उसकी आर्थिक हालात सुधारने के लिए मदद भी करेंगे। मुझे आज ही मीडिया के माध्यम से पता चला, मेरे ध्यान में ऐसा कोई नहीं था पहले, और बिल्कुल मैं उसको मिलूंगा भी और अपने पास भी बुलाएंगे और उसकी जो सहायता हो सकती है, उसके पिताजी के अगर बीमार है और नेशनल लेवल की वो प्लेयर रही है, ये बहुत हैरानी वाली बात है कि उसको वहाँ पे एक पार्किंग में काम को पर्चियाँ काटने का काम कर रहा है, मगर मैं उसको अपने पास भी बुलाऊंगा और जो भी संभव सहायता होती हुई कॉरपोरेशन में भी कहीं कोई उसकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए और चीज़ों को देखते हुए जो जॉब उसके लिए हो सकती है ज़रूर करें। ज़रूर जी ज़रूर, उसकी ये जो भावनाएं हैं उनका बिल्कुल हम कदर करते हैं और जो संभव सहायता, अगर वो खेलना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है, तो ज़रूर जो भी संभव सहायता वो हमने अपनी तरफ से, मैं पर्सनली भी और कॉरपोरेशन की तरफ से भी जो हो पाएगा ज़रूर करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने भी कहा है कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले में कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक की बात करें तो महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, इसलिए वह इस परिवार से भी मिलेंगे, खासकर इस लड़की से मिलेंगे। भाजपा पार्टी खुद इस लड़की की हर संभव मदद करने का प्रयास करेगी। ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ 올림픽ਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਨਸ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਜੀ। मैं समझदा कि ऐसे प्लेयर का मान सम्मान और अज जोड़े ध्यान चंद जी के नाम के उत्ते खेल रत्न पुरस्कार किया, इस करके सरकार के दिलों के विच प्लेयर्स के प्रति बहुत आदर मान है। मैं खुद जावांगा उस लड़की को मिलन और वो जो मदद हो सकती है, जो भी सहायता हो सकी है, मैं पार्टी वालों खुद भारतीय जनता पार्टी उसकी सहायता ली जाएगी। मैंने तुसीं उहदा नंबर प्रोवाइड करो, मैं उसे नेहरू मार्केट दे विच अज ही जावांगा और उन्हां नाल मिल के सारी गलबात करके उन्होंने जो सहायता चाहिए है, चाहे वो पार्टी वालों है, चाहे वो निजी है या कोई सरकारी स्तर पर भी, वो असीं सुनिश्चित करांगे। बिल्कुल करावांगे जी। जो एक साडे देश का कोई भी नौजवान और स्पैशली जो खिलाड़ी रहा है, उसका पूरा मान सम्मान, उसकी पूरी सहायता होनी चाहिए है। असीं इस लई प्रतिबद्ध हैं। मैं हर लैवल पर इस चीज़ को चकांगा और उस चीज़ को इंश्योर करांगे कि वो जिहड़े भी सपने वो लै रही है, वो सपने पूरे हों। पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने भी कहा है कि ऐसी लड़कियों की सहायता करनी चाहिए जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं। उन्होंने टीवी पर बताया कि जल्द ही इस लड़की से मिलने जरूर जाएंगी और जो भी लड़की की मदद को हो सकेगा वह हर संभव प्रयास करेंगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सेक्टर 5 पंचकूला के थाने का औचक निरीक्षण किया। इस थाने में कई अनियमितताएं पाई गई, जिसको लेकर गृह मंत्री कुछ असंतुष्ट नजर आए, कुछ नाराज हुए और उन्होंने एसएचओ समेत 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा पंचकूला के सेक्टर 5 थाना में अचानक निरीक्षण करने से हड़कंप मच गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा थाना प्रभारी सहित 4 लोगों को सस्पेंड करने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा थाने में पड़ी कई लंबी एप्लीकेशंस और शिकायतों पर कार्रवाई न किए जाने पर थाना के कर्मचारियों व प्रभारी को फटकार भी लगाई गई। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लंबे समय से लोगों की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बैंक द्वारा एक नकली करेंसी मामले में दी गई शिकायत पर भी थाना के कर्मचारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि उनका मन कर रहा है कि पूरे थाने को सस्पेंड कर दें। फिलहाल उन्होंने जिन अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती थी उनको सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस थाने में 1 महीने के दौरान जितनी भी एफआईआर या शिकायतें दर्ज की गई हैं उन पर क्या एक्शन लिया गया और किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई। उन्होंने कहा कि हुक्का बार पर सही कार्रवाई ना करना, हैंगिंग के मामले में कार्रवाई ना करना, लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई ना करना। अनिल विज ने कहा कि इस पर उन्हें सख्त ऐतराज़ हुआ और वह खुद भी सख्त नजर आए। अनिल विज ने कहा कि थाने में जो शिकायतें आई हैं
लोगों की उन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही और सैकड़ों शिकायतें अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं। यहाँ पर जो मुंशी है उसके पास से बहुत सारी दरखास्तें मिली हैं जिनको रजिस्टर नहीं किया गया। जो नाइट मुंशी है वहाँ से भी मिली हैं और वो विदाउट यूनिफॉर्म थाने में घूम रहा था। यहाँ से फेक करेंसी मिली है जो बैंक ने जमा कराई यहाँ पर और बहुत दिन हो गए हैं उसको दर्ज तक नहीं किया, उसकी कार्रवाई नहीं की कि फेक करेंसी कौन सर्कुलेट कर रहा है, कहां से आ रही है। देश का इससे बड़ा अपराध तो हो नहीं सकता। यहां से एसएचओ साहब के दफ्तर से बहुत एप्लीकेशनें मिली है जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसलिए एसएचओ को, मुंशी को, नाइट मुंशी को मैंने सस्पेंड किया है। एक और को भी किया है, क्या नाम है? मनदीप। उनका क्या था? मनदीप पुलिस का। हाँ, कोई किसी की रवानगी नहीं दिखाई जाती है। यहाँ आता कोई चला जाता है, पता नहीं लगता। इस थाने में कोई संतरी नहीं है और कोई उसके लिए लिखत पढ़त नहीं की गई इंस्पेक्टर के द्वारा। तो मैं समझता हूँ ये पहला थाना जिसमें कोई संतरी नहीं है। कोई भी आए और लूट ले और चला जाए, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने 1 महीने की FIRs की एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। ये 1 महीने में जो FIR रजिस्टर्ड हुई है उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट बताई जाए। मैंने CP पंचकुला ने इनको 143 FIRs के बारे में पूछा था कि जिनका अनुसंधान नहीं हुआ या कार्रवाई नहीं हुई। अब मौखिक तौर पर इन्होंने बताया कि उसमें से 83 की मैंने कर दी है, लेकिन बकाया की क्या कार्रवाई की, कितने लोग पकड़े हैं, उसके बारे में कुछ नहीं। उसमें काफी हीनियस क्राइम है, हरासमेंट का है, उसमें हैकिंग का है, थ्रेट टू लाइफ का है। इस प्रकार से बहुत सारे हीनियस क्राइम हैं जो महीनों से पेंडिंग पड़े हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। मैंने एक कंप्लेनेंट के खिलाफ भी कार्रवाई दर्ज करने के आदेश दिए। उसने कहा कि आई वॉज किडनैप्ड एंड ऑलमोस्ट मर्डर्ड। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, और बाद में उसने समझौते का पत्र लगा दिया। तो इसका मतलब तो ये है कि तुम पुलिस का जो है वो समय बर्बाद कर रहे हो, नाजायज फायदा उठा रहे हो, इतने गंभीर आरोप लगाकर। डीसीपी को कहा कि इसका पर्चा दर्ज करो। पंचकुला पुलिस ने होमगार्ड जवान द्वारा जहर खाकर खुदकुशी करने के मामले में भी कोई कार्रवाई न करने पर अनिल विज ने थाना प्रभारी को फटकार लगाई। इस मामले में तुरंत जांच कर उसकी रिपोर्ट देने की बात भी कही है। पंचकुला के डीसीपी को भी इन सभी मामलों की जांच पड़ताल करवाने की बात कही है कि जो होमगार्ड के जवान ने FIR दर्ज कराई है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि पहले उसने जहर खा लिया था। तो क्या अब आप इंतजार कर रहे हो कि वो दोबारा फिर खाए या कोई ऐसा काम करे? इसलिए जो उसने दरखास्त दी है, FIR इन्होंने दर्ज की हुई है, लेकिन उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। वो मैंने कहा कि तुरंत कार्रवाई की जाए। कोरोना को भगाना है तो वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए लोगों को जागरूक होना भी बहुत जरूरी है, और लोग जागरूक हो भी रहे हैं। लेकिन एक शख्स ऐसे भी हैं जो रावण की वेशभूषा में सेक्टर 39 की डिस्पेंसरी में पहुंचे और वैक्सीन लगवाई।
और कहा कि वह लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यह वही शख्स थे जिनका कुछ समय पहले वैक्सीन लगवाने को लेकर, रावण की वेशभूषा में वैक्सीन लगवाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा विरोध किया गया था। चंडीगढ़ में रावण का किरदार निभाने वाले सुनील शर्मा रावण की वेशभूषा में वैक्सीन लगवाने पहुंचे। रावण की वेशभूषा में वैक्सीन लगवाने के लिए यह कलाकार सेक्टर 38 स्थित डिस्पेंसरी में पहुंचा। कोरोना की वैक्सीन भी लगवाई और लोगों को जागरूक भी किया। इस अवसर पर चंडीगढ़ के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद और मेयर रविकांत शर्मा भी शामिल हुए। रावण की वेशभूषा में आए कलाकार सुनील शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में बहुत से लोगों को खोया गया है, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं और वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। इसलिए उन्होंने खुद रावण की वेशभूषा पहनकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि एक तो कोरोना की बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है, क्योंकि लास्ट ईयर जो 2020 निकला वहाँ पे हमें रामलीला करने का मौका बहुत कम मिला, क्योंकि मेरे को भी 44 साल हो गए कंटिन्यूज मैं रामलीला करता आ रहा हूँ। लास्ट ईयर हमें थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, रामलीला करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कोरोना की बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी। वैसे ही अब भी 2021 है, अब भी कोरोना की बीमारी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं वैक्सीन लगवाने आया था कि लोगों को यही मेरा मैसेज है, एक मास्क लगा के रखो और जो डोज लगनी है वैक्सीन की वो दोनों डोज लगवा के ही रामलीला देखने जाओ, ताकि अच्छा संदेश जाएगा। इसलिए मैं रावण की वेशभूषा में आया हूँ कि रामलीला देखने बच्चे जाएं, जो भी जाएं, जो 2 डोज लगानी जरूरी है, वो गवर्नमेंट का यही कहना है कि 2 डोज लगनी चाहिए। अब मैं तो यही लोगों से गुजारिश करूंगा कि मैं देखो मास्क लगा के आऊँ, इसीलिए लगा के आऊँ कि मेरा यही मैसेज है कि मास्क लगाना बहुत जरूरी, और लगा के रखो मास्क लगाओगे कोरोना की बीमारी से बच सकोगे, और ये वैक्सीन लगाओगे तब भी कोरोना की बीमारी आएगी जरूर, लेकिन आपके बिल्कुल अंदर तक नहीं जाएगी, बाहर से वापस। मैंने पहले वैक्सीन लगवाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम विरोध करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करें, लेकिन मैंने किसी से बात की, कहते कोई विरोध वाली बात तो है ही नहीं इसमें। इसीलिए मैंने 1 हफ्ता डोज अपनी लेट लगवा ली है कि मैं रावण की वेशभूषा में लगवाऊंगा और प्रॉपर मास्क लगा के लगाऊंगा, क्योंकि डोज लगानी बहुत ज़रूरी है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन की डोज हमेशा लगनी चाहिए। जिन लोगों ने विरोध करना था आज तो यहाँ आए नहीं, आपके सामने ही है, तो उन्होंने भी सोचा होगा कि ये कौन सा कोई गलत काम कर रहा है, मैं कौन सा सड़कों पर जा रहा हूँ, मैं कोई भिखारी तो बना नहीं, ठीक है ना, भिखारी थोड़ा बन के जा रहा हूँ, मैं रावण बन के यहाँ आया हूँ, डोज लगवाने के लिए आया हूँ, अभी डोज मेरे लगेगी। चंडीगढ़ वासियों को यही गुजारिश करूँगा, और हाथ जोड़ के, रावण महाराज ने कभी हाथ नहीं जोड़े, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है और लगवानी चाहिए। जो लोग ये कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी लोग वैक्सीन जरूर लगाएं, और आगे रामलीला आ रही है, क्राउड इकट्ठा होगा वहाँ पे, और रामलीला में भी हम तो यही कहेंगे कि वैक्सीन लगा के आओ, ताकि ये बीमारी कम हो, आगे बढ़े ना जाए। वहीं प्रदेशाध्यक्ष भाजपा अरुण सूद ने इनका हौसला अफजाई की और कहा कि वह कलाकार हैं और ऐसा संदेश पहले भी देते आए हैं। इससे किसी हिंदू धर्म का अपमान नहीं होता है, वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। कि मैं सबसे पहले तो सुनील शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये कलाकार हैं और कलाकार हमेशा जो है समाज में जागृति का एक मैसेज देता है। आज इन्होंने जो रावण के वेश में जिस प्रकार से एक संदेश देने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है, मेरा उसमें मानना है कि हम लोग इस चीज़ का समर्थन करना चाहिए, ना कि हमें इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। और मैं भी हिंदू हूँ, इसमें किसी प्रकार का उन्होंने इस पात्र का मजाक नहीं उड़ाया कि कोई उन्होंने किसी प्रकार से हिंदुओं पे, रावण पे या हिंदू मर्यादाओं पे कोई कटाक्ष किया हो। और ब्राह्मण है, रावण ब्राह्मण था, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई जात पात का इशू नहीं। वैक्सीनेशन सबके लिए है, चाहे कोई किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति पाति से हो, आज वैक्सीनेशन जरूरी है। और सुनील शर्मा जी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश इस माध्यम से बड़े अच्छे ढंग से दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज 135 करोड़ लोगों में से 50 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की सरकार ने वैक्सीनेट कर दिया और फ्री में वैक्सीनेशन लगाई है। हमारे देश को इस बात पे गर्व है कि हमने 2 इंडिजीनियस वैक्सीन जो हैं वो 9 महीने में विकसित की। लेकिन कुछ लोगों ने इस वैक्सीनेशन के बारे में बड़े भ्रम फैलाने की कोशिश की। कभी कहा इसमें गाय की चर्बी है, कभी कहा इसके क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए हैं, तरह तरह की बातें करके लोगों में भ्रम पैदा किए गए। तो आज एक तरफ तो लोग जो हैं रिस्पॉन्सिबल लोग, पॉलिटिकल पार्टीज इसके भ्रम फैला रही हैं, लेकिन एक कलाकार जो हैं आज अपने इस वेशभूषा से, इस करैक्टर के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हर वर्ग के लिए, सबके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। और अगर हम इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे सशक्त कोई चीज़ है, जो हथियार है, तो वैक्सीनेशन है। जितनी जल्दी हम दिसंबर तक, हमारा टारगेट है कि 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में लग जाएगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव है। और हिंदुस्तान ने नए रिकॉर्ड हासिल किए हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि ऐसे इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं, चंडीगढ़ में एक छोले भटूरे वाले ने फ्री छोले भटूरे खिलाने का निर्णय लिया वैक्सीनेशन वालों को। अभी आया कि एक जूस पिलाने वाले ने जूस पिलाना शुरू किया।
ऐसे ही सुनील शर्मा जी ने भी अपने करैक्टर के माध्यम से, जिसको वो सालों से दशकों से रावण का रोल निभाते आ रहे हैं 17 की रामलीला में, उन्होंने इस करैक्टर के माध्यम से संदेश दिया। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, लोग इससे जागरूक होंगे। वहीं रविकांत शर्मा ने भी कहा कि उनका यह कदम सराहनीय है, यह बहुत बड़ा संदेश है, इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है और लोग भी आगे आकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये आज सुनील शर्मा जी जो कि रामलीला में रावण का रोल करते हैं और लगभग 46 वर्षों से वो ये रोल, ये जो अपना पात्र है वो निभा रहे हैं, आज वो अपनी उसी रावण की वेशभूषा में आके सेक्टर 38 चंडीगढ़ की इस डिस्पेंसरी में अपनी सेकंड डोज उन्होंने लगवाई है और बहुत बड़ा मैसेज एक चंडीगढ़ वासियों को दिया है। और उसका कारण ये था कि अभी पता चला कि कुछ लोग शायद उसके विरोध की बात कर रहे थे, वो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई विरोध वाली बात है। और उस पात्र को जिसको कर रहे हैं तो उसके माध्यम से लोगों को आप किसी भी तरह से मैसेज, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाएं, तो उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक अनूठा अपने तरीके से ये आज डोज लगवाई है। तो मैं कहता हूँ ये बहुत ही अच्छा काम है और लोगों को इससे प्रेरणा भी मिलेगी कि वो आगे आएंगे और आके जो है वैक्सीनेशन जरूर लें। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें, क्योंकि एक पात्र को अगर हम वो कर रहे हैं, वो 46 सालों से भी तो वो पात्र निभा रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी, और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी, और आज सरकार में सारे ऑफिसर्स की ये ड्यूटी लगी है कि आप लोगों को अवेयर करो। और ये आंकड़ा जो है आज 50 करोड़ के पार हो चुका है, तो ये सब ऐसे लोगों की ही वजह से जो प्रचार कर रहे हैं, इस वैक्सीनेशन का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। आपका एक मैसेज जाना चाहिए, माध्यम आप अपने आप देखते हैं कि किस तरह से मुझे मैसेज देना, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहा है, कोई फेसबुक से, कोई मोबाइल के माध्यम से, तो इन्होंने अपना ये तरीका चुना है, मुझे तो अच्छा लगा। भारत के लिए सुखद समाचार, नीरज चोपड़ा ने दिलाया है गोल्ड मेडल जिताकर। जेवलिन थ्रो में नीरज ने गोल्ड जीत लिया है। इस अवसर पर खुशी की लहर तोड़ गई। इस खेल का आयोजन पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में लाइव किया जा रहा था, बड़ी स्क्रीन पर। जैसे ही नीरज चोपड़ा ने यह उपलब्धि हासिल की, यहाँ पर मैच देख रहे सभी खिलाड़ियों की, सभी कोच के उत्साह वर्धक हो गया और वह एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। भारत के 23 वर्षीय युवा जेवलिन थ्रोवर, भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में देश के लिए इतिहास रच दिया है। भारत के ओलंपिक इतिहास में पहली बार नीरज चोपड़ा के रूप में किसी एथलीट ने जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है और देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस खेल में नीरज से पहले किसी भी एथलीट ने यह कामयाबी हासिल नहीं की थी। वो देश के लिए गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। फाइनल राउंड में नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया और ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में मुकाबला हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। ये नहीं, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारत को पहला गोल्ड मेडल भी दिलाया। इसके अलावा वो भारत की तरफ से ओलंपिक इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले शूटर अभिनव बिंद्रा ने यह कमाल 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल में किया था। चारों तरफ खुशी का माहौल देखने को मिला। यहां तक कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम हरियाणा में टोक्यो ओलंपिक्स का स्क्रीन लगाकर लाइव प्रसारण देखा गया। स्क्रीन लगाकर जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले का प्रसारण हुआ। स्टेडियम में नीरज चोपड़ा के कोच रहे नसीम अहमद सहित सैकड़ों खिलाड़ी भी मौजूद रहे। नीरज चोपड़ा की शानदार प्रदर्शन पर खिलाड़ियों में जोश भी देखने को मिला। इस अवसर पर नीरज द्वारा गोल्ड मेडल लाने पर कोच नसीम अहमद ने उन्हें शुभकामनाएं दी। कहा यह देश का मेडल है। उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे ज्यादा नीरज चोपड़ा ने वह काम कर दिखाया जिसके लिए वह अब तक मेहनत कर रहे थे। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में टोक्यो ओलंपिक्स का स्क्रीन लगाकर लाइव प्रसारण किया जा रहा था और यहां पर खिलाड़ियों में जोश भरा हुआ था। सभी नीरज को देखना चाह रहे थे और जैसे ही उन्होंने अपनी फाइनल थ्रो फेंकी और गोल्ड पर कब्जा किया तो यहां पर चारों तरफ नीरज के नाम के जयकारे लगने लगे। गूंज उठा पूरा स्टेडियम और जैसे ही गोल्ड मेडल नीरज के गले में डला तो नीरज चोपड़ा द्वारा गोल्ड मेडल लाने पर कोच नसीम अहमद और प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई और कहा यह भारत का मेडल नीरज लेकर आया है। जी सर, जो आप चाहते थे आज वो हो गया, कितनी खुशी है? जैसे 110% बोलते हैं ना, वो खुशी है। और मुझे तो विश्वास था, पर जब तक ओलंपिक है ये, आज मैं पूरे देशवासियों को
एथलेटिक फैमिली की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि सबने प्यार दिया, नीरज ने मेडल लिया। अकेला नीरज का मेडल नहीं है, देश का मेडल है। मेरे इससे बड़ा क्या मूवमेंट हो सकती है मेरे लिए कि मेरे बेटे ने पूरे देश का मेडल दे दिया। और क्या तो नीरज से मिलने जाएंगे, लेने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में नीरज चोपड़ा द्वारा गोल्ड मेडल जीतने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीरज को मुबारकबाद दी है और साथ ही साथ कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। नीरज को 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया है। A क्लास की नौकरी भी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि पंचकुला में एथलीट्स के लिए एक स्पोर्ट्स सेंटर भी बनाया जाएगा और उनकी कोशिश रहेगी कि नीरज उस एथलीट स्पोर्ट्स सेंटर के हेड बने। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का ये जो ट्रैक एंड फील्ड का शायद देश का पहला गोल्ड मेडल है। एथलेटिक्स में तो पहले भी एक बार 2000 इंडिविजुअल्स का गेम है, उसमें हमारे बिंद्रा वो गोल्ड मेडल लेके आए थे। और अभी ये मेडल इस समय इन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि, देश की उपलब्धि है, साथ में हरियाणा की भी उपलब्धि है। हरियाणा का अपना जो योगदान है, मैं समझता हूँ इस गोल्ड के कारण से देश के खेलों के इस इतिहास का एक योगदान अपना बना है। और इस अवसर पर मैं अपने मन की गहराई से हरियाणा सरकार की ओर से पूरे देश को बधाई देता हूँ। हरियाणा की जनता, देश की जनता आज हर्ष से, उल्लास से, यानी उमंग भरे अपने अंदाज में खुश है, प्रसन्न है। और इस अवसर पर जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही हमारे टोक्यो से सब खिलाड़ी वापस आएंगे तो 13 तारीख को हम लोग इसका जश्न मनाएंगे। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया और लठ क्या भाले वाला लठ गाड़। अपेक्षा के अनुरूप जैसे हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी। साथ में क्लास 1 की नौकरी, और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको। उसी को उसका सारी देखरेख करने के लिए हरियाणा में अगर नौकरी के लिए आते हैं उनका स्वागत करेंगे और उनकी देखरेख में एथलेटिक्स के सारे खेलों को और अच्छे प्रकार से बढ़ावा मिले और उसमें आगे बढ़े। पंचकुला क्योंकि वो स्वयं यहाँ प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, तो एक प्रकार का पानीपत उनका अपना जन्म स्थान जरूर है, लेकिन वो पंचकुला से खेलों के अंश को जुड़े हैं, इसलिए खेलों की उस प्रतिभा को पंचकुला में ही हम स्थापित करेंगे। और जैसे एक प्लॉट 50% की कंसेशन पर बाकी सब मेडलिस्ट को देंगे, इनको भी वो मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि खेलों के हमारे इतिहास में आज स्वर्णिमय एक अवसर ये दिन है और इसका जो श्रेय है वो हरियाणा की धरती को जाता है, हरियाणा की ज़मीन को जाता है। यहाँ के जो खेल प्रेमी सब लोग हैं जो उनका उत्साह बढ़ाते हैं उनको भी जाता है। हरियाणा के जो खेल विभाग है उस के माध्यम से उनको उन जैसे खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है, उस विभाग को जाता है। हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी को भी जाता है। और लोग हरियाणा की देश की जनता को जाता है जिनकी शुभकामनाएं उनके साथ थी। और आज ये एक मेडल हमने जीता है और इसके साथ मेडल्स की टैली हमारी अब 7 हो गई है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और हमारा जो ऑल इंडिया में वर्ल्ड वाइज जो टैली है, जो हम 66वें स्थान पर थे, अब आज 44वें स्थान पर आ गए, एकदम 22 देशों को पार करके। खेल हार में और हम आगे जीत की तरफ बढ़े, जीत हार में जीत की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जितने भी गए हैं। तो ये थी शहर में घटित कुछ ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आपको अपने शहर की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना है रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।